हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट या ये कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल थिंकर के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आप लोग इनको भली भांति जानते हैं। इनका नाम है पीटर लुडविग बर्जर, अर्थात इन्हें हम लोग पीटर बर्जर के नाम से ही जानते हैं। और जब भी अगर हम लोग घटना क्रिया विज्ञान या ये हम कहें फिनोमिनोलॉजी की बात आती है तो उधर में हम लोगों को ये नाम अक्सर देखने को मिलता है इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। तो आज हम लोग पीटर बर्जर के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। इनका अपना पर्सपेक्टिव क्या रहा है, इन्होंने क्या सोशियोलॉजी में कंट्रीब्यूशन दिया है, इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं, तो ये सब हम लोग आज डिटेल में समझने वाले हैं। और लेकिन आज का लेक्चर प्रारंभ होने से पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जो लास्ट लेक्चर था उसमें दो मिस्टेक्स हुई थी, वो आप लोग रिकरेक्ट कर लीजिएगा। तो ये पहली मिस्टेक ये थी कि जब हम लोग मध्य प्रदेश की जनजातियों का जब वर्णन कर रहे थे तो मैंने अंडमान निकोबार का चर्चा किया है। अंडमान निकोबार में हालांकि मैंने बोला था वही समझ के, लेकिन मैं जो अंडमान में जो पाई जाती हैं जनजातियाँ वो होती हैं जारवा, और मेरे मुंह से कोरवा निकल गया है। तो ये आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सेंटलीस होते हैं, अंडमानीस होते हैं, जारवा होते हैं, तो ये सभी अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। दूसरा ये था कि जब एससी दुबे की बात हो रही थी, कमार ट्राइब्स के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो एससी दुबे ने आंध्र प्रदेश के समीरपेट में जो इन्होंने कमार जाति का अध्ययन किया था, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन था कि ये कमार जो है वो ट्राइब्स की बात हो रही है, वहाँ पे कमार कास्ट की उन्होंने अध्ययन किया था। तो इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं तो बोलने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि हम यही बोल रहे हैं, लेकिन मुंह से कुछ अलग निकल जाता है। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा कि अंडमान में जो ट्राइब्स की बात मैंने की थी वो जारवा है, कोरवा नहीं है। कोरवा आप सभी को पता है कि ऑलरेडी हम लोग एमपी का जब डिस्कस कर रहे थे तो ये एमपी छत्तीसगढ़ के एरिया में पाए जाते हैं। और जारवा जो है, जारवा ट्राइब्स जो हैं वो अंडमान में पाए जाते हैं। तो ये आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगा था कि आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आप लोग रिस्पांस ज़रूर करेंगे कि मैम ये कोरवा नहीं जारवा है, लेकिन आप लोगों में से किसी ने इसका कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, तो मुझे लगा कि ठीक है, ओके, मैं ही इसको एक बार आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। ओके, चलिए तो आज का लेक्चर हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये आप लोगों को इमेज दिख रही है पीटर बर्जर की। यहाँ पे एक हम लोग इनका ब्रीफ देख लेते हैं। तो बॉर्न ये हुए थे मार्च 17, 1929 में। पीटर लुडविग बर्जर इनका नाम है, वियना ऑस्ट्रिया से। तो ये एक ऑस्ट्रियन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं। ओके, डाइट जो है ये इनका मृत्यु जो देखेंगे आप लोग जून 27, 2017, 88 की एज में, ये ब्रुकलिन मैसाचुसेट्स यूएस में। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता दी कि ये चूँकि जन्म इनका ऑस्ट्रिया में हुआ था, मृत्यु यूएस में हुआ था, तो ये एक ऑस्ट्रियन अमेरिकन समाजशास्त्री रहे हैं। ओके, स्पाउस उतनी ज़्यादा यहाँ इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम लोगों को क्या इम्पॉर्टेंट है वो हम लोगों को देखना है। तो ये किससे प्रभावित थे ये यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इन्फ्लुएंसेस में अल्फ्रेड सूज से और मैक्स वेबर से ये प्रभावित थे। एकेडमिक वर्क में हम लोग डिसिप्लिन देख लेते हैं, तो इनका सोशियोलॉजी और थियोलॉजी डिसिप्लिन रहा है। सब डिसिप्लिन की यदि बात करें उसमें तो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज और सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन से ये रिलेटेड रहे हैं। ओके, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इनसे ये जुड़े हुए हैं। बहुत सारे कॉलेज है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, रटगर्स यूनिवर्सिटी, द न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च, तो ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस रहे हैं जहाँ से ये जुड़े रहे हैं। ये इनके डॉक्टरल स्टूडेंट्स रहे हैं, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है नोटेबल स्टूडेंट्स में। ओके, नोटेबल वर्क्स जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक लकमैन के साथ द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 1966, ये आप सभी को पता है। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी अ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव 1963, अ रूमर ऑफ एंजल्स, मॉडर्न सोसाइटी एंड द रीडिस्कवरी ऑफ सुपरनेचुरल 1969। तो ये इनकी 3 बुक्स जो हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आती हैं, तो ये
आप लोग बिल्कुल याद करना ही करना है, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग इनके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो पीटर लुडविग बर्गर, या इन्हें बर्गर भी कहते हैं, बर्जर भी कहते हैं, चूँकि हिंदी ट्रांसलेशन में कई जगह आप लोगों को बर्गर देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पीटर बर्जर, नॉर्मली हम लोग बर्जर ही बोलते हैं, बर्जर बर्गर ये एक ही व्यक्ति हैं। ओके, इनका जीवन काल 17 मार्च 1929 से 27 जून 2017 तक, तो अभी रिसेंटली तक ये हमारे बीच में रहे हैं। 2017 में इनकी डेथ हुई है। एक ऑस्ट्रियाई मूल के अमेरिकी समाजशास्त्री और प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्री थे। तो यहाँ पे आप लोगों को याद करने में आई थिंक बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये मैक्स वेबर से प्रभावित भी थे। तो मैक्स वेबर की आप लोगों को पता है कि प्रोटेस्टेंट रिलीजन पे उन्होंने अपनी खुद की बुक लिखी हुई है। बर्जर ज्ञान के समाजशास्त्र, धर्म के समाजशास्त्र, आधुनिकीकरण के अध्ययन और समाजशास्त्रीय सिद्धांत में सैद्धांतिक योगदान के लिए जाने जाते हैं। बर्जर को यकीनन अपनी किताब के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, जिसे उन्होंने थॉमस लकमैन के साथ लिखा था, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी और ट्रीटीज इन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1966, जिसे ज्ञान के समाजशास्त्र में सबसे प्रभावशाली ग्रंथों में से एक माना जाता है। किसमें? ज्ञान के समाजशास्त्र में, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के अंतर्गत, जिसने सामाजिक निर्माणवाद के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई है। 1998 में अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय संघ ने इस पुस्तक को 20वीं शताब्दी के दौरान समाजशास्त्र के क्षेत्र में लिखी गई 5वीं सबसे प्रभावशाली पुस्तक का नाम दिया है। इस पुस्तक के अलावा बर्जर के द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें ऑलरेडी हम लोग फ्रंट में डिस्कस कर चुके हैं। फ्रंट पेज पे जो फर्स्ट पेज था, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी अ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव 1963, अ र्यूमर ऑफ एंजल्स, मॉडर्न सोसाइटी एंड द रीडिस्कवरी ऑफ द सुपरनेचुरल्स 1969, एंड द सैक्रेड कैनोपी एलिमेंट्स ऑफ अ सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ रिलीजन 1967। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, बर्जर ने अपने करियर का अधिकांश समय द न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च, रटगर्स यूनिवर्सिटी और बोस्टन यूनिवर्सिटी में अध्यापन में बिताया। सेवानिवृत्त होने से पहले बर्जर 1981 से बोस्टन विश्वविद्यालय में थे और आर्थिक संस्कृति के अध्ययन संस्थान के निदेशक अर्थात द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कल्चर में ये थे, निदेशक के रूप में अर्थात डायरेक्टर के रूप में। ओके, एजुकेशन एंड कैरियर इनका देखते हैं, शिक्षा और कैरियर क्या रहा है। तो 1938 में ऑस्ट्रिया पर नाजी कब्जे के बाद बर्जर और उनका परिवार फिलिस्तीन चले गए, जो उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था। उन्होंने ब्रिटिश हाई स्कूल सेंट ल्यूक में पढ़ाई की। हाइफा पर जर्मन बमबारी के बाद उन्हें माउंट कार्मेल में ले जाया गया, जहां उन्होंने धर्म में अपनी आजीवन रुचि विकसित की, जो कि जीवन पर्यंत इनके साथ रहे। 1947 में बर्जर और उनका परिवार फिर से प्रवास कर गया और इस बार संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां वे न्यूयॉर्क शहर में बस गए। बर्जर ने अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए वैगनर कॉलेज में दाखिला लिया और 1954 में न्यूयॉर्क के न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बर्जर ने खुद को एक आकस्मिक समाजशास्त्री के रूप में वर्णित किया है। इन्होंने अपनी एक खुद की बुक लिखी है, एक्सीडेंटल सोशियोलॉजिस्ट। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये हो सकता है एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाए कि ऐसे कौन से थिंकर हैं जिन्होंने अपने को खुद को एक्सीडेंटल सोशियोलॉजिस्ट कहा था। तो ये पीटर लुडविग बर्जर थे। 1956 से 1958 तक बर्जर ग्रीन्सबोरो में उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर थे। 1958 से 1963 तक वे हार्टफोर्ड थियोलॉजिकल सेमिनरी में एसोसिएट प्रोफेसर थे। उनके करियर के अगले पड़ाव न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च, रटगर्स विश्वविद्यालय और बोस्टन कॉलेज में वे प्रोफेसर थे। 1981 से शुरू होकर बर्जर बोस्टन विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र और धर्मशास्त्र के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। वह 2009 में बीयू अर्थात बोस्टन यूनिवर्सिटी से सेवानिवृत्त हो गए। 1985 में उन्होंने आर्थिक संस्कृति के अध्ययन के लिए संस्थान की स्थापना की, जो बाद में संस्कृति, धर्म और विश्व मामलों के संस्थान, जिसे कि क्यूरा के नाम से
जाना जाता है उसमें बदल दिया गया और अब बोस्टन विश्वविद्यालय पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ का हिस्सा है। वह 1985 से 2010 तक क्यूरा के निदेशक रहे। तो यहाँ पे एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर ये आ जाए फैक्ट में कि क्यूरा जो है वो किससे संबंधित है, किस विचारक से संबंधित है, तो ये पीटर बर्जर से संबंधित है। अब क्यूरा क्या है ये भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। बर्जर ने 1985 में बोस्टन विश्वविद्यालय में संस्कृति, धर्म और विश्व मामलों पर संस्थान की स्थापना की थी। तो क्यूरा क्यों इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है बर्जर के लिए, क्योंकि इसकी स्थापना ही बर्जर ने की थी। तो इसलिए ये इनसे जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। यह धर्म और विश्व मामलों पर शोध, शिक्षा और सार्वजनिक छात्रवृत्ति के लिए एक विश्व केंद्र है। यह जिन सवालों के जवाब देने का प्रयास करता है उनमें से कुछ हैं कि धर्म और मूल्य दुनिया भर में राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कुछ सवाल हैं, इन सवालों के जवाब ढूंढने का काम क्यूरा करता है। ओके, रिलीजियस व्यू की बात करते हैं बर्जर की, धार्मिक विचार की। तो बर्जर एक उदारवादी ईसाई लूथरन रूढ़िवादी थे जिनके धर्मशास्त्र, धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकता के क्षेत्र के में काम ने कई बार समकालीन मुख्य धारा के समाजशास्त्र के विचारों को चुनौती दी है, जो किसी भी दक्षिणपंथी राजनीतिक सोच से दूर रहने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अंततः समाजशास्त्र के प्रति बर्जर का दृष्टिकोण मानवतावादी था, जिसमें मूल्य मुक्त विश्लेषण पर विशेष जोर दिया गया था। तो इनका जो दृष्टिकोण रहा है वो एक मानवतावादी दृष्टिकोण रहा है, क्योंकि ये भी आप लोग देखेंगे कि ये पर्सन के क्या नेचर हैं, पर्टिकुलर व्यक्तित्व की बात करते हैं, पर्सन टू पर्सन को ऑब्जर्व करने की बात करते हैं। जहाँ के पहले के जो थिंकर्स थे, जैसे कि अगर हम एल्दोर्खिम की बात करें या फिर ऑगस्ट कॉम्टे की बात करें, तो ये लोग कहते थे कि सोशियोलॉजी को हम लोग एक साइंस की तरह यूज़ करेंगे और व्यक्तियों को एक वस्तुओं की तरह हम समझ के और उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे उसका बिल्कुल अपोजिट पीटर बर्जर दिखाई देते हैं और ये कहते हैं कि हमें प्रत्येक मनुष्य का चूँकि व्यवहार अलग तरीके का होता है, तो हमें उसको इंडिविजुअल के स्तर पे, लेवल पे समझने की ज़रूरत है। समाजशास्त्रीय विचार इनका देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है वास्तविकता का सामाजिक निर्माण, जिसे द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी कहते हैं, और इसी नाम से इन लोगों ने बुक ही लिखी है, लकमन और बर्जर ने। ओके, जैसा कि बर्जर और थॉमस लकमन की पुस्तक द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 1966 में बताया गया है कि मनुष्य एक साझा सामाजिक वास्तविकता का निर्माण करता है। भाई अगर देख लीजिए, हम सभी लोग समाज में रहते हैं तो एक जैसी ही हम लोगों के क्रियाकलाप काफ़ी हद तक मैच करते हैं। एक रियलिटी जो हम सभी के सामने दिखती है वो एक जैसी ही दिखती है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए जो सोशल रियलिटी है वो कुछ और होगी और आपके लिए कुछ और होगी। तो ये जो है ये हमको एक साझा दिखता है। इस वास्तविकता में साधारण भाषा से लेकर बड़े पैमाने की संस्थाएं भी शामिल होती हैं। तो जो हमारे देश में राजनीतिक संस्थाएं अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं या धार्मिक संस्थाएं देती हैं, वही विश्व के दूसरे देशों में भी जो राजनीतिक संस्थाएं या धार्मिक संस्थाएं सेम कंट्रीब्यूशन देती हैं। हमारे जीवन दुनिया के बारे में हमारे पास मौजूद ज्ञान से संचालित होते हैं और हम उन सूचनाओं का उपयोग करते हैं जो हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक होते हैं। तो अब जैसे अगर हम बात कर लें कि आज की सोसाइटी में अभी हम हर किसी की बात करते हैं, तो मान लेते हैं कि लैंग्वेज पे ही हम सिंपल बात करते हैं कि हमें हिंदी बोलने आता है। तो सही मायने में देखा जाए तो क्या हम हिंदी को कंप्लीटली बोलना जानते हैं? नहीं जानते हैं। हम अगर प्योर हिंदी की बात करें कि हमको शुद्ध हिंदी में बोलने आता है, नहीं आता है, क्योंकि हम उतनी ही जानते हैं जितनी कि हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसी प्रकार से अगर हम किसी दूसरे काम से रिलेटेड, चाहे हम वो खाना बनाने की बात करें या फिर हमको ऑफिस में कुछ काम करना होता है उसकी बात करें, तो हमको सिर्फ उतना ही नॉलेज होता है जितनी की हमारी ज़रूरत होती है, या जितनी हमारी ज़रूरत है उतनी ही हम अपने ज्ञान को विकसित करते हैं। तो यही बात पीटर बर्जर करते हैं। ओके, हम टाइपिफिकेटरी योजनाओं को ध्यान में रखते हैं। टाइपिफिकेशन का इनका कॉन्सेप्ट है, ये आप सभी को पता है। तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि हम अलग अलग
कैटेगरी बना लेते हैं, अपने नॉलेज का अलग अलग टाइप बना लेते हैं। जैसे पढ़ने के लिए हमारा एक अलग वोकैबुलरी होगा, खाना बनाने के लिए हमारा एक अलग वोकैबुलरी होगा, लोगों से मिलने जुलने का एक अलग होगा, धार्मिक जो कार्य कलाप है उसके लिए अलग होगा, राजनीतिक अलग होगा। इस तरीके से हम देखें कल्चरल जो हमारे जो मूल्य हैं या प्रथाएं हैं इसके लिए अलग होगा। तो इस तरीके से हम अपने नॉलेज की जो वोकैबुलरी है उसको टाइपिफाई कर देते हैं, अलग अलग तरीके से बांट लेते हैं। जो समाज के बारे में सामान्य धारणाएं हैं, जैसे ही कोई नई योजना का सामना करना पड़ता है उसे इसकी तुलना अपने दिमाग में पहले से स्थापित योजनाओं से करनी चाहिए और यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या उन योजनाओं को रखना है या पुराने को नई के साथ बदल देना है। तो अभी सपोज जैसे मान लेते हैं कि जिस समय में मोबाइल नहीं था हम लोग के पास, तो हम लोग को पता ही नहीं था कि मोबाइल में फंक्शन क्या होते हैं। मोबाइल कहीं और रहा होगा लोगों के बीच में, अगर वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहाँ पे रहा होगा, हमारे इंडियन कल्चर में काफ़ी देर से आया। तो अगर हम बात करें कि मोबाइल या इंटरनेट चलाने की सुविधा या जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनकी बात करें हम, तो जब हम सीखते जाते हैं धीरे धीरे, तो जो हमारे पुराने जो हमारे स्टॉक नॉलेज हैं उनको हम धीरे धीरे या तो उसको हम रखें या तो हम उसको बाहर करके और नई जो स्टॉक नॉलेज है यानी कि जो नॉलेज का एक भंडार है उसको हम अपने अंदर समाहित करें। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि क्या हमारे जो पुराने नॉलेज हैं उनको हमको हटाना है, क्योंकि अब उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें जैसे बिलीव्स की, तो मान लेते हैं कि किसी को भगवान में बिलीव होता है, किसी को नहीं होता है। तो अगर बिलीव की बात है तो हम ठीक है, हम बिलीव करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसके साथ बहुत सारी प्रथाएं होती हैं, बहुत सारी रीतियां होती हैं। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को साइंस पे हम अगर उसकी कसौटी पे अगर हम उसको देखें कस के, तो ऐसा मुझे लगेगा कि नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम ऐसे मिथ्या के रूप में मानते हैं और वो सच्चाई नहीं है, बस हम मानते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं एक साइंस के भी रुझान को अपनी लाइफ में लाना पड़ता है। तो हमें जब साइंस को हम अपने अंदर लाएंगे, इंटरलाइज करेंगे, तो दूसरे को हमको दूसरे पक्ष को हटाना पड़ता है। सामाजिक संरचना इन सभी टाइपिफिकेटरी योजनाओं का योग होता है। तो जो सोशल स्ट्रक्चर होता है उसको ये कहते हैं कि जो सभी के सभी टाइपिफिकेटरी योजनाएं होती हैं, इन सब का जो सम होता है, योग होता है, उसी को हम सामाजिक संरचना कहते हैं। अल्फ्रेड सुज की बात हो रही है, जिनसे कि ये प्रभावित व्यक्ति है, 1899 से 1959 इनका टाइमलाइन रहा, ने ज्ञान के समाजशास्त्र को विस्तृत रूप से नहीं बताया था, जबकि इसी को बर्जर और लकमैन ने बाद में विस्तृत व्याख्या की है। अभी द रियलिटी ऑफ एवरीडे लाइफ की बात हम करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सच्चाई क्या होती है। तो बर्जर और लकमैन रोज़मर्रा की ज़िंदगी की वास्तविकता अर्थात द रियलिटी ऑफ एवरीडे लाइफ को वास्तविकता के उस क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं जहां मानव अस्तित्व पर सबसे अधिक तीव्रता से और तुरंत प्रभाव डालता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी वास्तविकता के अन्य क्षेत्रों जैसे कि स्वप्न लोक है या जो एक्टिंग की दुनिया होती है, रंगमंच होती है, इनसे काफ़ी भिन्न होती है और इसे एक व्यक्ति द्वारा वस्तुनिष्ठ अंतर विषय अर्थात दूसरों के साथ साझा और स्वस्पष्ट माना जाता है। जीवन स्थानिक और लौकिक रूप से व्यवस्थित है। जैसे कि अभी हम कोई बात जब करते हैं, आइडियल बातें कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, तो लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं बी प्रैक्टिकल। मीन्स क्या है, हमारी लाइफ की वास्तविकता क्या है उसको हमें समझना है। हम आइडियली हम बहुत कुछ सोच सकते हैं कि काश मैं ऐसी होती, काश मैं ऐसा करती, मैं ऐसा हमारे सामने आता तो मैं ऐसा कर जाती, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम बात वास्तविकता के आती है तो हमको ये देखना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रियल में हम किस जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे जो कि सबके लिए सही हो। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सच्चाई को सच्चाई के तौर पर लिया जाता है। इसे अपनी मौजूदगी से ज़्यादा किसी और सत्यापन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो वास्तविकता होती है वो हमारे बीच में मौजूद होती है, उसमें हमें किसी सत्यापन की ज़रूरत नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामाजिक संपर्क व्यक्तिगत आमने सामने की मुलाकातों को सबसे अच्छे परिदृश्यों के रूप में पसंद करते हैं, जहां मनुष्य वास्तव में बातचीत के माध्यम से एक दूसरे से
जुड़ सकते हैं। तो जो सामाजिक संपर्क होता है उसमें क्या होता है, आमने सामने की मुलाकात ही तो होते हैं ना। मनुष्य इन अंतःक्रियाओं में दूसरे को खुद से ज़्यादा वास्तविक मानते हैं। हम किसी व्यक्ति को देखकर उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रख सकते हैं। फिर भी हमें दुनिया में अपनी जगह पर चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह इतना ठोस नहीं है। बर्जर का मानना है कि हालांकि आप खुद को दूसरे व्यक्ति की तुलना में बहुत गहरे पैमाने पर जानते हैं, लेकिन वे आपके लिए ज़्यादा वास्तविक है, क्योंकि वे लगातार आपको वह क्या है उपलब्ध करा रहे हैं। अर्थात जब हम किसी को देखते हैं तो ये फीलिंग आती है कि अच्छा वह क्या है और मैं क्या हूँ। बातचीत से खुद को अलग किए बिना और उस पर चिंतन किए बिना मैं क्या हूँ को पहचानना मुश्किल है। तो ये बात ही है कि सोसाइटी में जब एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, सोसाइटी में क्या होता है, जो भी हम एक दूसरे को देख के डिसीज़न लेते हैं, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उनसे कंपेयर करते हैं कि अच्छा उनको हम सोसाइटी में कहाँ देख रहे हैं और अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, तभी हम अपने आप को पहचान पाते हैं। फिर भी वह आत्मचिंतन दूसरे व्यक्ति की बातचीत के कारण होता है, जो उस आत्मचिंतन की ओर ले जाता है, यानी कि सामने वाले को देख के और हम अपने आप पे सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी को समझने के लिए भाषा ज़रूरी है। लोग भाषा के जरिए ज्ञान समझते हैं। भाई अगर हम कुछ बोलना ही नहीं आए, कोई भाषा ही ना हो हमारे बीच में, तो फिर हम कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से एक इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर भाषा ज़रूरी है तो भाषा के जरिए अगर हम देखें तो ज्ञान भी हमें भाषा से ही आता है। हमारे लिए प्रासंगिक ज्ञान ही हमारे अस्तित्व के लिए एकमात्र जरूरी ज्ञान है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन की प्रासंगिक संरचनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करने और जोड़ने के जरिए बातचीत करते हैं। भाषा जो है वो साझा प्रतीकों और ज्ञान के भंडार बनाने में हमारी मदद करती है, और इन चीज़ों में भागीदारी स्वाभाविक रूप से हमें समाज में भागीदार बनाती है। 2 स्तरों पर सामाजिक वास्तविकता क्या होती है, सोशल रियलिटी ऑन 2 लेवल्स। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पीटर बर्जर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, मिक्स मत करिएगा किसी दूसरे थिंकर से। सामाजिक वास्तविकता जो है वो व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ दोनों स्तरों पर मौजूद है। जहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ सामाजिक वास्तविकता की बात दुर्खीम करेंगे, तो वहीं पे व्यक्तिपरक सामाजिक वास्तविकता की बात इधर बर्जर कर रहे हैं। व्यक्तिपरक स्तर पर लोग वास्तविकता को व्यक्तिगत रूप से सार्थक पाते हैं और व्यक्तिगत मित्रता जैसे पहलुओं से मनुष्यों द्वारा निर्मित पाते हैं। वस्तुनिष्ठ स्तर पर लोग वास्तविकता को सरकारी नौकरशाही और बड़े निगमों जैसे पहलुओं में पाते हैं, जहां वास्तविकता को किसी के नियंत्रण से बाहर माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही होगी कि किस प्रकार से पीटर बर्जर जो हैं वो मैक्स वेबर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने यानी कि मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी पे क्लास पावर पार्टी इन सब की बात उन्होंने की है, क्लास स्टेटस और पार्टी की बात की है। तो इन सब की बात मैक्स वेबर करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया है, जो एक वैधानिक सत्ता की बात वो करते हैं कि वह हमें ब्यूरोक्रेसी में ही दिखाई देती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोग कोरिलेट कर सकते हैं बर्जर और मैक्स वेबर के बीच में। समाज वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक कैसे होता है, तो सोसाइटी एज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। वस्तुगत रूप में सामाजिक व्यवस्था हमारे सामाजिक उद्यम का एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट हम मान सकते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, जो मानवीय गतिविधि से उत्पन्न होती है। संस्थाएं ऐतिहासिकता का एक उत्पाद है और मानवीय आदत अर्थात दोहराए गए व्यवहार या पैटर्न, आदत क्या होती है जिसको हम बार बार करते हैं, को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इन अनुभवों की साझा प्रकृति और उनकी समानता के परिणाम स्वरूप अवसादन होता है, यानी थोड़ा अजीब सा जो फीलिंग आती है, जिसका अर्थ है कि वे अपनी यादगारता खो देते हैं। कई व्यवहार अवसादित संस्थागत अर्थ खो देते हैं।
संस्थागत व्यवस्था में लोगों को निभाने के लिए निर्दिष्ट भूमिकाएं शामिल होती हैं। इन भूमिकाओं को इस वस्तुनिष्ठ व्यक्ति के रूप में निभाते हुए देखा जाता है। एक कर्मचारी को एक इंसान के रूप में नहीं बल्कि उसकी भूमिका के आधार पर आंका जाता है जो उसने निभाई है। तो समाज में जैसे कि अगर हम कोई भी अगर हम गवर्नमेंट जॉब की ही हायरार्की में हम देख लें तो सबकी अपनी, जैसे कि अगर एक जो चपरासी होता है, क्लर्क होता है, मैनेजर होता है, सबकी अपनी एक भूमिका होती है और इस प्रकार से हम उसे एज ए पर्सन नहीं देखते हैं बल्कि उसकी क्या रोल है उसमें सोसाइटी में या जिस भी इंस्टीट्यूशन है, तो हम उससे उसको आंकते हैं, इसलिए उसको एज अ ऑब्जेक्टिव तरीके से देखते हैं, एक वस्तुनिष्ठ तरीके से देखते हैं। सामाजिक रूप से निर्मित वास्तविकता के निर्माण की तीन प्रक्रिया चरण सामाजिक रूप से निर्मित वास्तविकता के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में होती है। तो किस प्रकार से जो एक रियलिटी का निर्माण होता है, सोशल रियलिटी का, वो किस तरीके से 3 स्टेजेस में हमें दिखाई देता है। तो पहला है वाहीकरण। वह पहला कदम है जिसमें मनुष्य अपनी वास्तविकता में अर्थ अर्थात मानसिक और शारीरिक दोनों डालते हैं। इस प्रकार भाषा के माध्यम से चीज़ों का निर्माण करते हैं। वाहीकरण में सामाजिक अभिनेता अपनी सामाजिक दुनिया बनाते हैं और इसे कार्यवाही के माध्यम से देखा जाता है। तो क्या होता है कि जैसे कि अब हम मान लीजिए कि किसी भी चीज़ के बारे में हमारा जितना नॉलेज है हम उसके बारे में उतना ही जानते हैं या हमें कुछ और भी सीखने की ज़रूरत है तो और भी हम एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो ये हमारा ये ऐसा होता है कि हम अपना मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं और जो एक समाज की वास्तविकता है उसको हम देखते हैं, समझते हैं, अपने अंदर अनुग्रहित करने या ये कहें कि एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वस्तुकरण के दौरान वाहीकरण के उत्पादों द्वारा वास्तविकता स्थापित हो जाती है, अर्थात चीज़ें और विचार एक अर्थ में कठोर हो जाते हैं। लोग या तो एक सामाजिक प्रथा या संस्था को एक वस्तुगत वास्तविकता के रूप में देखते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता है, जैसे कि भाषा जैसी कोई चीज़। तो अभी भाषा है तो हिंदी में हम बात करें या फिर हम जो भी उर्दू की बात करें या फिर हम पंजाबी की बात करें, गुजराती की बात करें, तो हम लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते हैं, बल्कि अगर हमें किसी से गुजराती में बात करनी है तो हमको वो लैंग्वेज खुद सीखनी पड़ेगी, तब हम बात कर सकते हैं, ना कि गुजराती लैंग्वेज को चेंज करके और हम बात कर सकते हैं। अंत में इस नव निर्मित और मानव निर्मित वास्तविकता का प्रभाव स्वयं मनुष्यों के ऊपर पड़ता है। इस तीसरे चरण में आंतरिककरण किसी व्यक्ति के लिए बाहरी वस्तुनिष्ठ दुनिया उसकी आंतरिक व्यक्तिपरक दुनिया का हिस्सा बन जाती है। तो जब हम नई चीज़ों को ग्रहण करते हैं फिर उसके अनुसार हम ढलने की कोशिश करते हैं और फिर हम धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं, भूल भी जाते हैं कि कभी हम बिल्कुल ऐसे नहीं थे। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि आदिम सोसाइटी से अगर हम लेके आए, आदिम समाज जो था और आज की मॉडर्न सोसाइटी है, तो उस समय से हम धीरे धीरे अपने आप को नई स्टॉक नॉलेज लेते हुए, नई चीज़ों को अपने माइंड में बिठाते हुए, चेंज करते हुए अपने आप को इस स्टेज तक पहुँचे हैं। तो बहुत सारे हमारे लेवल में भी, हमारे सोचने के तरीके में, हमारे रहन सहन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सामाजिक अभिनेताओं के रूप में हम मानदंडों और मूल्यों को आंतरिक बनाते हैं। जो भी हमारे समाज के मानदंड होते हैं, मूल्य होते हैं, रीति रिवाज, प्रथाएं होती हैं, उनको हम स्वीकारते हैं और फिर उसी का हम एक हिस्सा बन जाते हैं, उन्हें दिए गए के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें अपनी वास्तविकता बना लेते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि ये हमसे कुछ अलग है, बिल्कुल हम वैसे ही उसी रंग में उन्हीं जो मूल्य होते हैं, प्रथाएं होती हैं, रीति रिवाज होती हैं, रूढ़ियाँ होती हैं, हम उन्हीं में रम जाते हैं। हमें लगता है कि हम भी उसी के एक हिस्सा हैं। समाजीकरण के स्तर की बात की है इन्होंने, लेवल्स ऑफ सोशलाइजेशन। व्यक्तिपरक रूप से हम समाज के पहले और दूसरे समाजीकरण का अनुभव करते हैं। सबसे पहले परिवार के सदस्य और दोस्त बचपन में दुनिया से रूबरू कराते हैं।
जब हम दुनिया से रूबरू होने की बात करें तो जो फर्स्ट एक पीयर ग्रुप की बात हो रही है कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं और जो हमारे साथ के दोस्त होते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं, वो हमें जो दुनिया होती है उससे रूबरू कराते हैं। यानी हम लोगों से मिलते हैं, अपने आसपास में उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें समझते हैं, वो कैसे करते हैं हम वैसा करने की कोशिश करते हैं। दूसरी व्यस्तता के दौरान व्यक्ति अर्थव्यवस्था में विभिन्न पदों पर रखे गए संस्थागत उप दुनिया यानी सब वर्ल्ड को आंतरिक बनाता है। यानी उसको भी, क्योंकि रोजी रोटी तो कमाना है ना, तो फिर अर्थव्यवस्था को भी वो समझने की कोशिश करता है। हम दूसरों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से, पुनः पुष्टि के माध्यम से अपनी व्यक्तिपरक दुनिया को बनाए रखते हैं। हमारी पहचान और हमारे समाज को द्वंद्वात्मक रूप से संबंधित देखा जाता है। हमारी पहचान सामाजिक प्रक्रियाओं द्वारा बनती है जो बदले में हमारे समाज द्वारा आदेशित होती है। बर्जर और लकमैन समाजीकरण को बहुत शक्तिशाली और यौन और पोषण संबंधी विकल्पों जैसी चीज़ों को प्रभावित करने में सक्षम मानते हैं। लोगों के पास इन क्षेत्रों में जो कुछ भी वे करना चाहते हैं करने की क्षमता है, लेकिन समाजीकरण जो है लोगों को जैविक जरूरतों को पूरा करने के लिए केवल कुछ यौन साथी या खाने के लिए कुछ खाद्य पदार्थों का चयन करने का कारण बनता है। तो ऐसा मानना पीटर बर्जर का है। ओके, मानवतावादी दृष्टिकोण, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की बात ये करते हैं तो मानवतावादी दृष्टिकोण आमतौर पर मुख्य धारा समकालीन समाजशास्त्र से बाहर है। तो जो आज का अगर समकालीन समाजशास्त्र की बात करें तो उससे तो ये बाहर है। इसे एक ऐसा दृष्टिकोण माना जाता है जो सामाजिक विज्ञान की तुलना में मानविकी, साहित्य, दर्शन से अधिक क्लोजली है संबंधित है। इसका अंतिम उद्देश्य समाज को भ्रम से मुक्त करना है ताकि इसे अधिक मानवीय बनाने में मदद मिल सके। अब जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो समाजशास्त्री कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो समाज का विज्ञान है, यानी कि समाज को हम एज ए साइंस मान के और इसका स्टडी कर सकते हैं। तो ये समझने की बात है कि जिस प्रकार से फिजिक्स में अगर हम देखें, भौतिक विज्ञान में किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी जो यहाँ होगा वही प्रॉपर्टी जो दुनिया के किसी भी कोने में होगा। यानी कि अगर हम मान लेते हैं बात लोहे की करें, कॉपर की करें, जो प्रॉपर्टी यहाँ भारत में होगा वो दुनिया के किसी भी कोने में उसकी प्रॉपर्टी वही होगी, वो नहीं बदलेगी। लेकिन बात जब मनुष्यों की आती है, चूँकि समाज का अध्ययन करते हैं और समाज जो है वो मनुष्यों से बना हुआ है, तो यहाँ पे हर किसी का इंडिविजुअल का अपना अलग बिहेवियर होता है और इसको हम एक साइंस के कसौटी पे नहीं तौल सकते हैं। तो इसके लिए ये कहते हैं कि जो एक मानवतावादी दृष्टिकोण है वो जो समाज को एक भ्रम है उससे मुक्त करने का काम करता है कि हम इसको बहुत ही आइडियली एज ए साइंस की तरह हम इसको स्टडी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस अर्थ में हम समाज की कठपुतलियाँ हैं, लेकिन समाजशास्त्र हमें उन डोरियों को देखने की अनुमति देता है जिनसे हम जुड़े हुए हैं और जो हमें खुद को मुक्त करने में मदद करती हैं। बर्जर का समाजशास्त्र के लिए निमंत्रण अर्थात इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी जो इनकी बुक है, इन मानवतावादी शब्दों में समाजशास्त्र के क्षेत्र के प्रति उनके दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। तो ये अगर बात आ गई कि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की बात इन्होंने किसमें की है, तो इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी में इन्होंने कहा है। पद्धतिगत रूप से समाजशास्त्रियों को अपने सामाजिक परिवेश के संदर्भ से बाहर मानव व्यवहार को समझने और देखने का प्रयास करना चाहिए और समाजशास्त्री के व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या भावनाओं से मुक्त होना चाहिए। बर्जर का मानना है कि समाजशास्त्र का अध्ययन मूल्य मुक्त होना चाहिए। अनुसंधान को वैज्ञानिक पद्धति के समान तरीके से अर्जित किया जाना चाहिए जिसमें अवलोकन, परिकल्पना, परीक्षण, डेटा विश्लेषण और सामान्यीकरण का उपयोग किया जाता है। शोध के परिणामों से प्राप्त अर्थ को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और अन्य महत्वपूर्ण डेटा के साथ संदर्भित किया जाना चाहिए। तो हमें इन्होंने कहा कि जो अनुसंधान है उसको हमें वैज्ञानिक पद्धति
के समान ही हमें देखना चाहिए जो भी हम रिसर्च करते हैं समाजशास्त्र में। लेकिन इन्होंने ये माना कि जो भी हम शोध करके और निकालते हैं डाटा, उसको हमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और अन्य महत्वपूर्ण डाटा के साथ में ही संदर्भित किया जाना चाहिए। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण, व्यू ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में ये क्या कहते हैं? बर्जर ने समाजशास्त्र के क्षेत्र को न केवल लोगों और समुदाय की मदद करने के एक तरीके के रूप में देखा, बल्कि समाजशास्त्रीय अंतर्दृष्टि में भी समाज में कार्यवाही को बढ़ावा देने में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्री केवल सामाजिक कार्य ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों का हिस्सा हैं। बर्जर ने कहा है कि समाजशास्त्र एक अभ्यास नहीं है बल्कि सामाजिक दुनिया को समझने का एक प्रयास है। तो इन्होंने समाजशास्त्र को ऐसा नहीं कहा कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, बल्कि हम इससे सोशल वर्ल्ड को समझ सकते हैं, ये एक ऐसा प्रयास है। इन समझों का उपयोग किसी भी क्षेत्र के लोग किसी भी उद्देश्य के लिए और किसी भी नैतिक निहितार्थ के साथ कर सकते हैं। उनका मानना था कि समाजशास्त्रियाँ भले ही उनके मूल्य बहुत भिन्न हों, कम से कम वैज्ञानिक अखंडता जरूर होनी चाहिए। तो ये ऐसा मानते हैं कि भले सबकी अपनी विचारधारा अलग हो, सारे समाजशास्त्री जो हैं उनकी सोच अलग है, उनके अध्ययन करने के तरीके अलग हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक अखंडता है वो जरूर हर किसी में दिखनी चाहिए। समाजशास्त्री केवल मनुष्य है और उन्हें अभी भी विश्वास, भावनाओं और पूर्वाग्रहों जैसी चीज़ों से निपटना होगा, लेकिन समाजशास्त्र में प्रशिक्षित होने के बाद उन्हें इन चीज़ों को समझना और नियंत्रित करना सीखना चाहिए और उन्हें अपने काम से खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। एक समाजशास्त्री का काम एक निश्चित सामाजिक भूभाग पर सटीक रूप से रिपोर्ट करना है। भाई, हम सुखी समाज का अध्ययन कर रहे हैं तो एक जितनी एक्यूरेसी के साथ अगर हम आंकड़े ला सकते हैं वो हमारे लिए सही होगा। समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इसके निष्कर्ष साक्ष्य के कुछ नियमों के अवलोकन के माध्यम से पाए जाते हैं जो लोगों के निष्कर्षों को दोहराने और विकसित करने की अनुमति देते हैं। तो जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि समाज में क्या कैसे चल रहा है, हम जब तक उसके बारे में अपने विचार नहीं निकाल पाएंगे, उसकी वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि उसमें और हमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। रिलीजन एंड सोसाइटी, तो धर्म और समाज, चूँकि आप लोगों को पता है कि रिलीजन पे भी इनका काफ़ी कुछ काम रहा है, तो हम लोग देखते हैं धर्म और आधुनिकता की मानवीय समस्याएं, रिलीजन एंड द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्निटी। बर्जर का मानना था कि समाज को उन चीज़ों के बारे में जागरूक किया जाता है जिन्हें उन्होंने नोमोस के रूप में संदर्भित किया है। तो नोमोस क्या होता है? जो भी समाज के लिए जो नॉर्म्स बनाए जाते हैं या कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसी को उन्होंने नोमोस कहा है, या वे पैटर्न जिन्हें एक विशेष समाज अपने सदस्यों को वस्तुनिष्ठ रूप से सही के रूप में देखना और आंतरिक के रूप से अपनाना चाहता है। नोमोस समाज का सारा ज्ञान है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नोमोस के बारे में इन्होंने बताया कि नोमोस जो है उस समाज का सारा ज्ञान है कि चीज़ें आखिर में ऐसी हैं तो कैसे हैं, और इनके सभी मूल्य और जीवन जीने के तरीके, यही नोमोस कहलाता है। इसे वैधता के माध्यम से बरकरार रखा जाता है या तो इन व्यवहारों को विशेष अर्थ देकर या ज्ञान की एक संरचना बनाकर जो नोमोस की प्रशंसनीयता को बढ़ाती है। एक शाश्वत ब्रह्मांडीय इकाई का अस्तित्व जो नोमोस को वैध बनाता है, नोमोस को स्वयं शाश्वत बनाता है। अपने निर्धारित समाज के भीतर एक व्यक्ति के सभी कार्य उनकी मान्यताओं के आधार पर एक सार्वभौमिक और व्यवस्थित पैटर्न पर आधारित होते हैं। आधुनिक बहुलीकरण की बात ये करते हैं जो कि 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट सुधार से उपजा था, ने मूल्यों का एक नया सेट स्थापित किया जिसमें शामिल है जीवन के धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रों का पृथक्करण। तो जो क्या धार्मिक है और क्या धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र हैं, इनको हम अलग अलग करते हैं। मूल्य के निर्धारक के रूप में किसी व्यक्ति की संपत्ति, धन को बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता को अधिकतम करना, धन को बढ़ाने के लिए पूर्वानुमान और नियंत्रण को बढ़ाना और खुद को राष्ट्र राज्य के सदस्य के रूप में पहचानना। इसने बदले में पूंजीवाद और उसके
युक्तिवाद और तर्क संगतता के आदर्शों और विश्वासों को फैलाया और ईसाइयों को उनके ईश्वर से अलग कर दिया। तो प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन की बात मैक्स वेबर ने कही है, वो ऐसा मानते हैं कि जो तार्किकता आई इस धर्म के अंतर्गत, तो उससे जो ईसाई थे वो जो अपने ईश्वर से दूर होते चले गए। वैश्वीकरण के साथ और भी अधिक विश्वास और संस्कृतियां इससे जूझने लगी। बर्जर का मानना था कि आधुनिकता सोच और नौकरशाही के तकनीकी उत्पादन प्रतिमान अर्थात व्यक्ति को प्राथमिक संस्थानों से अलग कर देते हैं और व्यक्तियों को सार्वजनिक और निजी जीवन के अलग अलग क्षेत्र बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। आधुनिक दुनिया में विश्वासों की किसी भी प्रणाली के लिए कोई संभाव्यता संरचना नहीं है। लोगों को वास्तविकता की हमारी अपनी धारणाओं के लिए कोई लंगर डाले बिना अपना खुद का चयन करने के लिए मजबूर किया जाता है। हमारी ये पहचान हमें खुद बनानी होती है, क्योंकि जो आधुनिक सोसाइटी है वो ऐसी ही है। यह अपनेपन की भावनाओं को कम करता है और हमारी अपनी व्यक्तिपरकता को खुद पर थोपता है कि अब तो हम इंडिविजुअल के बारे में सोचना चाहिए, व्यक्तिवादिता को हमें देखना चाहिए। और बर्जर ने इसे ही मन की बेघरता कहा है, अर्थात होमलेसनेस ऑफ माइंड कहा है। तो ये एक की टर्म है पीटर बर्जर का, जो कि आप लोग याद रखिएगा कि होमलेसनेस माइंड की बात किसने की है, ये बात पीटर बर्जर ने की है। उनका मानना था कि यह आधुनिक दुनिया का उत्पाद है, क्योंकि इसने उत्पादन की तकनीकी को हमारी चेतना में बदल दिया है, जिससे हमारा ज्ञान घटक बन गया है जो हमेशा अंत के साधन की तलाश में रहता है। आधुनिक दुनिया में विचार और विश्वास अलग अलग हैं और एक व्यक्ति अपने विश्वासों की प्रणाली को सार्वजनिक रूप से साझा नहीं कर पाता है, जो उस पर निर्भर किसी भी व्यवहार को अपने निजी जीवन में छोड़ देता है। किसी भी व्यक्ति के पास कुछ विश्वास होते हैं जो पूरे समाज द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं, फिर उन्हें व्यक्ति के अपने तक ही सीमित रखा जाता है और केवल उसके निजी जीवन में ही देखा जा सकता है और समाज द्वारा नहीं देखा जाता है। तो बहुत ऐसे बिलीव्स होते हैं जो कि हम इंडिविजुअल लेवल पे, ये हमारा अपना खुद का बिलीव होता है और सोसाइटी उसे मानने को तैयार नहीं होती है। उनकी अपनी अलग सोसाइटी का सोच होता है, लेकिन हमारी सोच उससे मैच नहीं होती है, तो हम उससे अपनी सोच को पर्सनल लेवल पे ही सीमित रखते हैं। समाजवादी मिथक बर्जर का एक गैर अपमानजनक शब्द है जो वास्तव में बौद्धिक वामपंथ से उत्पन्न होता है, जो पूंजीवाद के उत्पीड़न को नष्ट करने के वादे के माध्यम से आधुनिक दुनिया में समुदाय की कमी को हल करने की आवश्यकता को छुपाता है। बर्जर का मानना था कि आधुनिक समाज में समुदाय को हल करने के लिए आधुनिकता के अलगाव का मुकाबला करने के लिए उनके जीवन में मध्यस्थ संरचनाओं की भूमिका पर जोर देने की आवश्यकता है। आधुनिकता के युग में मानव अस्तित्व के लिए चर्च, पड़ोस और परिवार जैसी संरचनाओं की आवश्यकता होती है, जो मूल्यों या विश्वासों के प्रति प्रतिबद्धता में निहित अपनेपन की भावना को स्थापित करने में हमारी मदद करती है। इससे व्यक्ति में समुदाय और अपनेपन की भावना का निर्माण होता है। इसके अलावा ये संरचनाएं बड़े समाज द्वारा बनाए गए अलगाव के बिना बड़ी सामाजिक समस्याओं को संबोधित करने में भूमिका निभा सकती है। इस अर्थ में नागरिक समाज में मध्यस्थ संरचनाओं की भूमिका निजी और सार्वजनिक दोनों होती है। प्लूरलिज्म की बात करते हैं, ये बहुलवाद की, इसको हम लोग देखते हैं। बहुलवाद का सामान्य अर्थ एक ही समाज के भीतर विभिन्न धर्मों, विभिन्न दृष्टिकोणों और मूल्य प्रणालियों का अस्तित्व होता है, जो आमतौर पर शांतिपूर्ण होता है। तो बहुलवाद का मतलब ये होता है कि विभिन्न जो संस्कृतियां हैं, विभिन्न धर्म होते हैं, विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं, लोगों के अपने सोचने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, बहुत सारी मूल्य प्रणालियां होती हैं, इन सब का एक साथ जो कॉम्बिनेशन होता है और वो शांतिपूर्वक समाज में विद्यमान होता है, उसी को हम बहुलवाद कहते हैं।
बर्जर का मानना है कि बहुलवाद दो तरह से मौजूद है। पहला यह कि एक ही समाज में कई धर्म और विश्व दृष्टिकोण सा अस्तित्व में है, और दूसरा इन सभी धार्मिक प्रवचनों के साथ धर्मनिरपेक्ष प्रवचन का भी सह अस्तित्व है। यानी कई धर्म भी एक साथ हैं, और एक धर्मनिरपेक्ष वाली बात जो आती है कि किसी एक धर्म को नहीं मानना, ये भी हमें अस्तित्व में दिखता है। कुछ लोग केवल अपने धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक प्रवचन के भीतर काम करके बहुलवाद से बचते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपनी मान्यताओं के बाहर दूसरों के साथ बातचीत नहीं करते हैं। यानी कि अपने ही जो धर्म है, अलग अलग जो भी सोसाइटी के लोग हैं, अपने अपने धर्मों के साथ आगे को बढ़ते रहते हैं। आज बहुलवाद की एक विशेषता यह है कि यह वैश्वीकृत है, यानी ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है। बर्जर बहुलवाद में लाभ देखते हैं यह है कि बहुत कम ही विश्वासों में पूर्ण सहमति होती है। यह लोगों को अपने अलग अलग विश्वास बनाने और रखने की अनुमति देता है, क्योंकि सबकी अपनी स्वतंत्रता है धर्म को अपने मानने की। समाज ऐसा है कि लोग सभी एक ही विश्वास को धारण करने और उसके अनुरूप होने का प्रयास नहीं करते हैं। यह दूसरे लाभ से जुड़ता है। बहुलवाद स्वतंत्रता देता है और लोगों को स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति भी देता है। तीसरी लाभ की बात ये कहते हैं कि यदि बहुलवाद धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा है तो धार्मिक संस्थाएं अब स्वैच्छिक संघ बन जाती हैं। भाई सबको अपनी स्वतंत्रता है, अपने अपने रिलीजन को अपने तरीके से वो देख सकते हैं, उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, अपने रिलीजन को मान सकते हैं। तो जो धार्मिक संस्थाएं हैं ये भी स्वतंत्र एक स्वैच्छिक संगठन या संघ का काम करती हैं। अंत में बहुलवाद व्यक्तिगत विश्वासों और धार्मिक समुदायों को अपने विश्वास के मूल को उसके कम केंद्रीय तत्वों से अलग परिभाषित करने के लिए प्रभावित करता है। यह लोगों को अपने चुने हुए विश्वास के कुछ पहलुओं के बीच चयन करने की अनुमति देता है, जिससे वे सहमत हो सकते हैं या नहीं, जबकि अभी भी इसके केंद्रीय भागों के प्रति वे सच्चे रहते हैं। इन्होंने पारलौकिकता की बात की है, ट्रांसेंडेंस की बात की है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। दैनिक जीवन में लोग अनुभवजन्य व्यवस्था से परे और पारलौकिक अस्तित्व के प्रतीकों और झलकियों का अनुभव करते हैं। यानी कि ये ऐसा मानते हैं लोग कि कुछ तो ऐसा सुपर नेचुरल सा है जो हमारे समझ से परे है, हमसे परे है। बर्जर इन्हें स्वर्ग दूतों की अफवाहें कहते हैं। लोग बहुत खुशी के समय में अराजकता के विरुद्ध व्यवस्था की कभी न खत्म होने वाली खोज में, वस्तुनिष्ठ बुराई के अस्तित्व में और इस उम्मीद के भाव में महसूस करते हैं कि मानव अस्तित्व से परे कुछ अलौकिक वास्तविकता मौजूद होती है। तो होता है ना कि जहाँ पे इंसान अपनी जो जितनी कोशिश है वो कर लिया और उससे अगर विफल हो जाता है तो फिर वो मान लेता है कि हमारे बस में अगर नहीं है तो ज़रूर हमसे ऊपर कोई ऐसी शक्ति है जो कि ये नहीं चाहती है, या अभी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है तो हम ऐसा मानते हैं कि ये इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये भगवान की मर्जी थी, ऐसा हो गया। जो लोग अलौकिक शक्ति के अस्तित्व में विश्वास करना चुनते हैं उन्हें आधुनिक तर्क संगत दुनिया में विश्वास की आवश्यकता होती है। संदेह के विरुद्ध विश्वास का दांव, ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम या तो हम संदेह करेंगे या तो हम विश्वास कर पाएंगे। ज्ञान अब बहुलवादी दुनिया में मानवीय विश्वास को पर्याप्त रूप से आधार नहीं दे सकता है, जिससे लोगों को हमारे समाज में संदेह की धारा के विरुद्ध अपने स्वयं के विश्वासों को दांव पर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत अर्थात सेकुलराइजेशन थ्योरी की बात ये करते हैं। अपने समय के धर्म के अधिकांश अन्य समाजशास्त्रियों की तरह बर्जर ने एक बार दुनिया में के सर्वव्यापी धर्मनिरपेक्षीकरण की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के बारे में अपनी गलत धारणाओं को स्वीकार किया है और निष्कर्ष निकाला है कि आधुनिक दुनिया में पुनरुत्थानशील धार्मिकता के अस्तित्व ने इसके विपरीत साबित कर दिया है। तो यहाँ पे ये भी मानते हैं कि आज का जो समय है वो एक सेकुलराइज थ्योरी पे काम करता है, अर्थात जो धर्मनिरपेक्षता की एक कॉन्सेप्ट है वो हमें दिखाई देती है। द डीसेकुलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड में वे पश्चिमी शिक्षावादियों और पश्चिम यूरोप दोनों को
विजयी डिसेकुलराइजेशन परिकल्पना के अपवाद के रूप में उद्धृत करते हैं कि ये संस्कृतियां दुनिया के बाकी हिस्सों में धर्म के पुनरुत्थान के बावजूद अत्यधिक धर्मनिरपेक्ष बनी हुई हैं। तो किसकी बात इन्होंने की है? वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, जो वेस्टर्न हमें विचारधारा दिखता है उसकी बातें करते हैं। बर्जर को पता चलता है कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में उनकी और अधिकांश समाजशास्त्रियों की गलत सहमति शिक्षाविदों के सदस्यों के रूप में उनके अपने पूर्वाग्रह का परिणाम हो सकती है, जो कि बड़े पैमाने पर नास्तिक लोगों का जमावड़ा है। थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सैद्धांतिक योगदान की उनके, तो मेकिंग सेंस ऑफ मॉडर्न टाइम्स, पीटर एल बर्जर एंड द विजन ऑफ इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी में जेम्स डेविसन हंटर और स्टीफन सी आइनले बर्जर के सामाजिक सिद्धांतों पर निर्माण करते हैं। हंटर और आइनले इस विशेष पुस्तक के लिए एक आधार और रूपरेखा के रूप में बर्जर की विचारधाराओं का उपयोग करते हैं। निकोलस एबरक्राम्बी ज्ञान के समाजशास्त्र के अपने सुधार की जांच करके शुरू करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी की व्यक्तिपरक वास्तविकता पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए बर्जर ज्ञान के पारंपरिक समाजशास्त्र के साथ एक संवाद में प्रवेश करते हैं, अधिक विशिष्ट रूप से कार्ल मार्क्स और कार्ल मैनहीन के। तो कार्ल मैनहीन भी जो ज्ञान के समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं, ये आप सभी को पता है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में बर्जर को मुख्य धारा से कुछ हद तक बाहर रखा गया है। उनके मानवतावादी दृष्टिकोण की क्षेत्र के अधिकांश बौद्धिक जो हैं वो अभिजात वर्ग द्वारा निंदा की गई थी। हालांकि इसकी 10 लाख से अधिक प्रतियां बिकी थीं। बर्जर की वामपंथी आलोचनाएं भी इस संबंध में उनकी बहुत मदद नहीं करती हैं। हालांकि धर्म पर बर्जर के सिद्धांत ने समकालीन नव रूढ़िवादी और धार्मिक क्षेत्रों में सोच के मामले में काफ़ी महत्व रखा है। 1987 में बर्जर ने एक नए सामाजिक वर्ग के उद्भव के बारे में भी तर्क दिया है, जिसे उन्होंने ज्ञान वर्ग अर्थात नॉलेज क्लास की बात ये करते हैं कहा है। वह इसे मध्यम वर्ग के रूप में जाने जाने वाले 2 समूहों के परिणाम के रूप में देखते हैं। पुराना मध्यम वर्ग जो भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, और ज्ञान वर्ग जिनके व्यवसाय प्रतीकात्मक ज्ञान यानी कि सिंबॉलिक नॉलेज के उत्पादन और वितरण के रूप में संबंधित है। उन्होंने हेलमुट सेल्स्की की सिन एंड हेल्स वर्मीटलर की परिभाषा का अनुसरण किया है, अर्थ और उद्देश्यों के एजेंट। तो ये जो नॉलेज क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। इनकी जो परिभाषा रही है इसकी अर्थ और उद्देश्यों के एजेंट से, तो इससे इन्होंने फॉलो किया है। ओके, अब पीटर बर्जर पे किसका प्रभाव था ये ऑलरेडी हम लोग हालांकि डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। बर्जर का काम जो है वो मैक्स वेबर से उल्लेखनीय रूप से प्रभावित था। वेबर ने कार्रवाई और तर्क संगतता की विशेषता के रूप में तर्क संगतता के अनुभवजन्य वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित किया है। तुलना में बर्जर ने अनुभवजन्य अवधारणा के रूप में स्वतंत्रता के बजाय विकल्प शब्द के उपयोग का प्रस्ताव दिया। इसलिए बर्जर और वेबर के अधिकांश अनुभवजन्य कार्य आधुनिक तर्क संगतता और सामाजिक कार्रवाई के विकल्पों के बीच के संबंधों के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। वेबर ने तर्क दिया कि तर्क संगतता का अर्थ चेतना के व्यक्तिपरक स्तर पर और सामाजिक संस्थाओं के वस्तुनिष्ठ स्तर पर कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आधुनिक समाज में धर्म के समाजशास्त्र के बर्जर के विश्लेषण और मैक्स वेबर के द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म से संबंध संरेखित हैं। यानी आपस में इन दोनों का जो इन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन की बात की है और जो मैक्स वेबर ने द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की बात की है, दोनों को हम कोरिलेट करके देख सकते हैं। इन दोनों में संबंध देखा जाता है। वेबर ने पूंजीवाद को धन संचय करने में कार्य नैतिकता और नैतिकता के प्रोटेस्टेंट धर्मनिरपेक्षीकरण के परिणाम के रूप में देखा है। 1950 के दशक में उत्तरी कैरोलिना में पढ़ाने के बर्जर के अपने अनुभवों ने इस युग की दक्षिणी संस्कृति के चौंकाने वाले
अमेरिकी पूर्वाग्रह को दिखाया है और उनके मानवतावादी दृष्टिकोण को वैचारिक ताकतों को प्रकट करने के तरीके के रूप में प्रभावित किया है जिससे यह उपजा था। इनको कुछ सम्मान दिया गया है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो 1982 में बर्जर को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस का फेलो चुना गया था। वह लॉयोला विश्वविद्यालय, वैगनर कॉलेज, कॉलेज ऑफ द होली क्रॉस, नोट्रे डेम यूनिवर्सिटी, जेनेवा यूनिवर्सिटी और म्यूनिक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ऑनरेस कासा थे और कई वैज्ञानिक संघों के मानद सदस्य भी थे। 2010 में उन्हें ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर लियोपोल्ड लुकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हम लोग देख लेते हैं। तो द प्रीकैरियस विजन, अ सोशियोलॉजिस्ट लुक्स एट द सोशल फिक्शंस एंड क्रिश्चियन फेथ, 1961 है। नेक्स्ट बुक द नॉइज ऑफ सोलेम असेंबलीज, ये है 1961। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, द सैक्रेड कैनोपी, र्यूमर ऑफ एंजल्स, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मूवमेंट एंड रिवोल्यूशन, सोशियोलॉजी, ओके। द होमलेस माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ये इनका की टर्म ही है। पिरामिड्स ऑफ सेक्रीफाइस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेसिंग अप टू मॉडर्निटी, द हेरेटिकल इम्पेरेटिव, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी। सोशियोलॉजी रिप्रिंटेड हुआ था। द अदर साइड ऑफ गॉड, ये इनकी कुछ डिफरेंट बुक्स हैं जो कि आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। द वार ओवर द फैमिली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। द कैपिटलिस्ट रिवोल्यूशन, ये बुक्स इसलिए आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे जब भी कैपिटलिस्ट रिवोल्यूशन की बात आएगी तो फिर हम लोग कुछ ऐसे सोशोलॉजिस्ट को या कुछ ऐसे थिंकर्स को सोचेंगे जिन्होंने कैपिटल के बारे में बात की है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से अगर हम डैरेन डार्क की बात करें या मैक्स वेबर से, तो उससे कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, द कैपिटलिस्ट स्पिरिट, फॉर ग्लोरी, रीडीमिंग लॉफ्टर, फोर फेसेस ऑफ ग्लोबल कल्चर, ये एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक यहाँ पे है। द लिमिट्स ऑफ सोशल कोहेशन, ये बुक भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, द डिसेकुलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, पीटर बर्जर, एंड द स्टडी ऑफ रिलीजन, मेनी ग्लोबलाइजेशंस, क्वेश्चंस ऑफ फेथ, इंपॉर्टेंट बुक है। रिलीजियस अमेरिका, सेकुलर यूरोप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। इन प्रेज ऑफ डाउट, डायलॉग्स बिटवीन रिलीजियस ट्रेडिशंस इन एन एज ऑफ रिलेटिविटी, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। द मेनी अल्टर्स ऑफ मॉडर्निटी, ओके। एडवेंचर्स ऑफ एन एक्सीडेंटल सोशोलॉजिस्ट, तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये इनकी अपनी खुद पे ही लिखी हुई बुक है, एक्सीडेंटल सोशोलॉजिस्ट, आप लोग ध्यान रखिएगा। की टर्म ही है इनका। ओके, कुछ फ्रंट पेज कवर हम लोग देख लेते हैं। तो द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, एक इम्पॉर्टेंट बुक। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, द सैक्रेड कैनोपी, र्यूमर ऑफ एंजल्स, रिडीमिंग लॉफ्टर, द होमलेस माइंड, ये इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स के फ्रंट पेज कवर हैं। ओके, द हेरेटिकल इम्पेरेटिव, द मेनी अल्टर्स ऑफ मॉडर्निटी, इन प्रेज ऑफ डाउट, ओके। पिरामिड्स ऑफ सैक्रिफाइस, ऑफ फॉर ग्लोरी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एडवेंचर्स ऑफ एन एक्सीडेंटल सोशोलॉजिस्ट, पीटर एल बर्जर की बुक है। रिलीजियस अमेरिका, सेकुलर यूरोप, तो यहाँ पे आप लोग बुक से ही कुछ आप लोग उनके क्या थ्योरी रही हैं ये समझ में आ जाएगा कि ये अमेरिका को रिलीजियस की बात करते हैं और सेकुलर की बात यूरोप के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग यहाँ पे देखते हैं द एम्पावर पीपल, और एक इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक क्वेश्चंस ऑफ फेथ। तो दोस्तों, आज हम लोग पीटर एल बर्जर के बारे में बहुत ही डिटेल में आज डिस्कस किया। आई होप कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उनके लिए आज का लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए। धन्यवाद।